हेलो एंड वेलकम टू ऑल। जितने भी ग्रुप सी लेवल के पेपर होते हैं, जैसे वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, रेलवे का पेपर हो गया, है ना, यूपी पुलिस का पेपर हो गया, एमपी पुलिस का पेपर हो गया, जितने भी ग्रुप सी लेवल के पेपर हैं उनको उनके तैयारी हम आज से कराना शुरू करते हैं। और आगे चलकर जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सारी की सारी वैकेंसी आप इसी से पढ़कर निकाल सकते हैं। तो बहुत फैक्चुअल डाटा, जनरल नॉलेज आती है, इतना डीपली नहीं पूछता है। डीपली जब पूछा जाएगा तो उसकी क्लास अलग से चलाई जाएगी। तो 27 से 28 जनवरी को जो यूपी पुलिस का पेपर है, आरपीएफ का पेपर है, जीडी का पेपर है ना, सावधान हो जाइए और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी तक आपने जितनी तैयारी की है आपने तैयारी कर रखी होगी, ऐसा तो है नहीं कि हथेली पे आप सरसों बोने जा रहे हो, तैयारी कर रखी होगी। मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। शुरुआत इतिहास से करूँगा, सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं 25 से 26 दिनों में लगे रहिए हमारे साथ और इधर से उधर टच से मस नहीं होइएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आज हम लोग इतिहास की। इतिहास के जो पिता है उसका नाम है हेरोडोटस। बात करते हैं इतिहास की, और इतिहास के जो पिता है उनका नाम क्या है? हेरोडोटस नाम है। इतिहास मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है इतिहास का अर्थ बताइए, तो आंसर क्या है? ऐसा ही हुआ था। अब प्राग इतिहास और आद्य इतिहास ये सब पेपर में क्वेश्चन बनना बंद हो गए हैं। इतिहास जो प्राचीन इतिहास से है वो सिविल वाले क्वेश्चन बना रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अधिकतर देखे जा रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री देखे जा रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना सभी कुछ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर आप पता चला कि एंशिएंट धर दी और मॉडर्न गैप कर दी, है ना, तो यही कहोगे यार अभी तो सब लोग बता रहे, हर टीचर बता रहा था कि मॉडर्न आ रही है, मॉडर्न बड़े चले गए, मॉडर्न से 2 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन इससे आ गए, तो डंका बच जाएगा आपका, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आप हल्के में नहीं लेंगे। हाँ, आपका काम है पढ़ना, तो पढ़िए आराम से, ठीक है। तो इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास के पिता हो गए हेरोडोटस। देयर वर 4 सिविलाइजेशन इन पास्ट। अतीत में कुल 4 सभ्यताएं थी। जो हमारी जो इतिहास है, पहले हमारा जो इतिहास था वो ऋग वैदिक काल से शुरू होता था, मतलब कि 1500 BC से शुरू होता था। लेकिन आगे चलकर जब लाहौर से कराची के बीच में ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी, उसमें 1826 चल रहा था। 1826 में चार्ल्स मेसान ने एक ईंट देखी और इस ईंट ने हमारे इतिहास को 1000 साल पीछे ढकेल दिया। जब कार्बन डेटिंग हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता उसका नाम दिया गया, और इस सिंधु घाटी सभ्यता के कई इतिहासकार अलग अलग क्रम बताते हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है रेडियो कार्बन थी, है ना, वही आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बताइए, क्वेश्चन ये है सबसे पहली धातु कौन सी प्रयोग की गई? तो सबसे पहली धातु प्रयोग की गई थी कौन सी? तांबा, कॉपर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? पहला औजार क्या बनाया था? तो पहला औजार बनाया था कुल्हाड़ी, एक्स। अगला क्वेश्चन कि बताइए पहला पालतू पशु कौन सा था? तो पहला पालतू पशु है कुत्ता। पहला पालतू पशु कौन सा था? तो आंसर है कुत्ता, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया? तांबा मुलायम होता है, तांबा ज़्यादा कठोर तो होता नहीं है, तो तांबे को अगर हम किसी चीज़ के औजार बनाएंगे और फेंक के मारेंगे तो वो मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया? तांबे में मिला दिया क्या? टिन। जब तांबे में टिन मिला दिया तो बन गया कांसा। क्या बन गया भैया? कांसा, ब्रॉन्ज। तो जब तांबे में टिन मिला दिया तो बन गया ब्रॉन्ज, मतलब कांसा। अब इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को, है ना, इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, इसका पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सभ्यता सरस्वती नदी किनारे भी स्थित थी, इसलिए इसको हम लोग सरस्वती नदी भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, और मेसोपोटामिया के लोग इसको मेलुहा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मेलुहा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो देयर वर 4 सिविलाइजेशन। अतीत में कुल 4 सभ्यताएं थी। पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी हो गई? दूसरी सभ्यता हो गई चाइना की। तीसरी हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, और चौथी हो गई मिस्र की सभ्यता। प्रत्येक सभ्यता को जीवित रहने के लिए, है ना, पानी की आवश्यकता होती है। जीना जरूरी है तो पीना जरूरी है। क्या पीना जरूरी है? पानी। दिमाग में लगाइए ज़्यादा सा। तो मेसोपोटामिया सभ्यता, प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी किनारे स्थित थी। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, है ना, वो वर्तमान में इराक और ईरान के आसपास मौजूद है। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो सबसे प्राचीन सभ्यता हो गई। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो क्या हो गई? सबसे प्राचीन सभ्यता हो गई। और मेसोपोटामिया सभ्यता इस कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? मेलुहा के नाम से जानते हैं। अब ये मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी किनारे स्थित थी? तो आंसर है दजला फरात।
तो आंसर क्या है, दजला फरात रिवर, यूफ्रेटस और टिग्रिस के नाम से इसको वर्तमान में जाना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हम लोग आज का चैप्टर क्या है भैया, तो चैप्टर हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अब क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले सर्वप्रथम किसने बताया था, बस वही जो ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची के बीच में, तो सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसान ने, सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसान ने इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। आगे चलकर बंटन बंधु आए थे, विलियम बंटन और जॉन बंटन, इतना डीपली नहीं जाना है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि सबसे पहले प्रकाश सिंधु घाटी सभ्यता पर किसने डाला था, तो आंसर क्या है, चार्ल्स मेसान ने डाला था। ठीक है ना। अब जब चार्ल्स मेसान जब काम कर रहे थे तो उसके नीचे पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग के, जो इनको ईंट मिली ना खुदाई में, जो इनको ईंट मिली है उस ईंट को उन्होंने कहा भेजा, पुरातत्व विभाग भेजा। पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे, कनिंघम थे। कौन थे भैया, कनिंघम। तो पेपर में आता है भारत में पुरातत्व विभाग के पिता कौन हो गए, तो आंसर है कनिंघम। कनिंघम के मरने के बाद आ गए थे सर जॉन मार्शल। कौन आ गए थे भैया, सर जॉन मार्शल। इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता, सिंधु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो आंसर है सर जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सिंधु शब्द किसने दिया है, तो सिंधु शब्द दिया है सर जॉन मार्शल। अब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो आदमी आएंगे, एक का नाम होगा दयाराम साहनी और एक का नाम होगा राखलदास बनर्जी, यानी कि आर डी बनर्जी। अब राखलदास बनर्जी और कौन, दयाराम साहनी, इन लोगों ने मिलकर है ना इस सभ्यता का उत्खनन किया और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने, जबकि 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। तो जो भी नाम दिए गए हैं वो उनकी विशेषताओं के आधार पर दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पर बात कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुआ सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जान रहे हैं। किसके नाम से भैया, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी इसको क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कौन दो लोग आए थे। नंबर 1 हो गया दयाराम साहनी और दूसरा कौन हो गया, राखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी, है ना। और 1922 में किसकी खोज हुई थी, 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी, मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा का मतलब क्या है और मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है। तो ऋग्वेद बाद में आया है ना, तो ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से जाना गया है। और मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको एक के ऊपर एक करके लिटा देते थे, तो एक मृतकों का टीला बन जाता है। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, माउंट ऑफ डेड बॉडीज, मतलब मृतकों का टीला। तो अब क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में क्वेश्चन क्या बनता है कि अभी तक वर्तमान में कुल कितने नगर खोजे गए हैं, तो वर्तमान में 1500 प्लस नगर खोजे गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है, मुख्य है, उनकी संख्या है 1052। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, बताइए सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर खोजे गए हैं उनमें सर्वाधिक नगर कहाँ पर मिले हैं, तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक नगर कहाँ मिले हैं, तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो नगर हैं वो गुजरात में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक नगर हैं वो गुजरात में मिले हैं, है ना, लगभग 200 प्लस। तो सिंधु सभ्यता के अकेले 200 से ज़्यादा नगर कहाँ खोजे गए हैं, तो आंसर है गुजरात में खोजे गए हैं। अब क्वेश्चन अगला क्या है, अब क्वेश्चन अगला ये है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो आपके सूत्र बताते हैं, वो सूत्र आप याद कर लीजिए। लिखा है उम पुआ दद पशु, क्या लिखा है भैया, हुम पुआ दद पशु। तो अगर इतना आपको याद रहेगा तो बस सारा पेपर हो जाएगा। उम पुआ दद पशु अगर आपको याद रहेगा, है ना, तो ऊ से उत्तर, पू से पूरब, दा से दक्षिण, पा से पश्चिम, है ना। अगर आपसे पूछे कि बताइए सिंधु सभ्यता का उत्तर में सबसे विस्तार कौन सा है, उत्तरी बिंदु क्या है, तो हमें नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन हमें इतना पता है उम में ऊ से है उत्तर और माँ से आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में जो माँ से आंसर होगा उसको टिक कर लेंगे। तो ऊ से उत्तर, माँ से मांडा, पू से पूरब, आ से आलमगीरपुर, दा से दक्षिण, दा से दायमाबाद, पा से पश्चिम, सू से सुतका गिंडोर। बात समझ आ रही है। तो सुतका गिंडोर पड़ता है पाकिस्तान में, दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, आलमगीर पड़ता है उत्तर प्रदेश के मेरठ में और मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। बात समझ आ रही है। तो उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, फिर से बोलते हैं, उत्तर पड़ता है, उत्तर बिंदु है मांडा जम्मू कश्मीर में, पूरब है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में, दा से दक्षिण, दा से दायमाबाद महाराष्ट्र में और पा से पश्चिम, सू से सुतका गिंडोर पाकिस्तान में है। अब यूपी का पेपर देने जा रहे हो तो आपको आलमगीरपुर याद रखना है,
तो आलमगीरपुर कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश के मेरठपुर में, है ना। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो यूपी के बाहर बिहार में नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? सिंधु सभ्यता की मुख्य बातें बताइए। यानी कि हमें सिंधु सभ्यता से एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई, उस मुहर में एक आदमी बैठा हुआ था, जटा उसकी खुली हुई थी और बहुत सारे जीव जंतु उसी के आसपास बैठे हुए थे। तो आप क्या सोचोगे, अगर हमको एक मुहर मिली, है ना, उसको हमको अगर एक मुहर मिल गई, सील मिल गई, और सील में बहुत सारी मुहर मिल रही हैं, उन सील में क्या है कि एक आदमी बैठा हो, जटा हुआ खुली हुई है, आराम से मुद्रा में बैठा हुआ है, बहुत सारे जानवर उसके आसपास बैठे हुए हैं, तो आप क्या सोचोगे? तो आप ये सोचोगे यार या तो ये जानवर को कंट्रोल करता है, या तो जानवर इससे प्यार करते हैं, और या तो यही व्यक्ति है जो सिंधु सभ्यता में सबसे प्रचलित हुआ करता था। तो क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो हमने कह दिया पशु का मालिक यानी पशुपति। बाद में पता चला ये शिव जी हैं, जब शिव जी की मूर्ति मिली, लेकिन तब तक इनको मान्यता मिल चुकी थी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रट्टा मार के चलना। बिल्कुल रट्टा मारते हो, चलिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी कौन थी? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति। कौन थे भैया? पशुपति। शिव जी मतलब आइएगा, हाँ सर क्या है? पशुपति। फिर हमको आगे चलकर एक मूर्ति मिली, उस मूर्ति के पेट से एक फसल निकल रही थी, है ना। तो अगर मूर्ति के पेट से फसल निकल रही है, मतलब क्या है, वो कौन सी देवी होगी? धरती माता होगी। अनाज पैदा हो रहा है ना, तो धरती माता होगी। धरती माता को क्या कहेंगे? मातृ देवी। मातृ देवी। तो देवता कौन हो गए? पशुपति, और देवी कौन होगी? मातृ देवी, है ना। अब क्या समाज कैसा होगा? समाज, अब खाने के लिए हमको कौन दे रहा है? देवी दे रही हैं, तो समाज क्या होगा? मातृ सत्तात्मक होगा, पितृ सत्तात्मक। तो महिला जब खाने के लिए दे रही है, तो घर का जो प्रमुख मुखिया होगा वो महिला होगी, तो समाज कैसा होगा इसका? मातृ सत्तात्मक, मैटरनल अथॉरिटेरियन। तो समाज कैसा हो गया भैया इसका? समाज हो गया मातृ सत्तात्मक। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना? पशु। पशु के पहले व्यवसाय क्या है? व्यवसाय, इसका व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय है कृषि। और कृषि कैसे होगी? कृषि कैसे होगी? कृषि के लिए इनको एक सांड चाहिए होगा, कहते हैं जिसका कुबड़ सबसे ज़्यादा निकला होगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो इनका जो व्यवसाय था वो था कृषि, और जो इनका पशु था प्रमुख वो था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी इमारत सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। अन्नागार, इसको हम धान्यागार भी कहते हैं। अन्नागार या धान्यागार। धान्यागार या अन्नागार वो स्थान है जहाँ पर हम लोग अपना अनाज रखते थे। क्या रखते थे भैया? अनाज रखते थे। अभी मैं बताता हूँ ये सब कहाँ पाए गए हैं, ये सब हमारे साथ बने रहिए बस। बड़ी इमारत क्या हो गई? अन्नागार या धान्यागार। बंदरगाह, जहाँ से व्यापार करते थे, उस बंदरगाह का नाम है लोथल। उस बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, हड़प्पा की खोज हमने आपको बता दी, मोहनजोदाड़ो की खोज हमने आपको बता दी, लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने 1957 में। और आलमगीरपुर की खोज की थी, आलमगीरपुर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है चनहुदड़ो। एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज 1934 में हुई थी गोपाल मजूमदार के द्वारा। गोपाल मजूमदार के द्वारा। चनहुदड़ो वो स्थान है, चनहुदड़ो वो स्थान, इससे पता चलता है कि महिलाओं के सजने संवरने का शौक आज का नहीं है, आज से 4500 साल पुराना है, ठीक है ना। तो जैसे चनहुदड़ो में हम उत्खनन करने गए और जैसे एक फड़वा हमारा निकाला तो खटाक से एक लिपस्टिक निकल कर आई, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? चनहुदड़ो से हमें क्या प्राप्त होता है? तो चनहुदड़ो से हमको प्राप्त होता है सौंदर्य प्रसाधन का सामान। सौंदर्य प्रसाधन का सामान, जैसे सबसे पहले क्या प्राप्त हुई? लिपस्टिक प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई भैया? लिपस्टिक प्राप्त हुई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का नाम क्या है भैया? लोथल। बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार। पशु क्या हो गया? खूबड़ वाला सांड। व्यवसाय क्या होगा? कृषि। समाज क्या होगा? मातृ सत्तात्मक। देवी क्या है? मातृ देवी। देवता क्या है? पशुपति। 1000 साल पुराना इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। अब भैया जब 1000 साल पुराना कहाँ से बोल रहे हैं? 1500 BC से पीछे, ठीक है ना। तो अब जब हम लोग इतना 4500 साल पुराना इतिहास पढ़ रहे हैं, तो यार ये जो 600 साल जो सिंधु सभ्यता का जो समय काल है वो 2350 से 1750 BC माना गया है। 2350 BC से लेकर 1750 BC माना गया। इसका मतलब ये है कि 600 वर्षों का इतिहास है भैया। अब 600 वर्षों के इतिहास को मैं जितना ही पढ़ाऊँ, इस 600 वर्षों के इतिहास को जितना ही पढ़ाऊँ कम ही पढ़ा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सभ्यता की जो भाषा है,
भाषा क्या है कि हमको मुहर मिल जा रही है और हमको एक मूर्ति मिल जा रही है, देखने को मिल जा रहा है। तो इस भाषा से हमें समझ में आ रहा है कि भाषा भाव चित्रात्मक है। चित्र हमको जो समझ में आ रहा है हम वो नोट कर ले रहे हैं। लेकिन जो लिपि है इसकी, है ना, वो गोमूत्राक्षर है, मतलब उसमें 64 अक्षर है ना, बोस्ट्रोफोडस है, मतलब इसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हम लोग इतना पढ़ के हट जाते हैं। और जिस दिन लिपि पढ़ ली गई तो हमें जब इतिहास को सही से पढ़ना पड़ जाएगा, जैसे मुगल काल पढ़ना पड़ जाता है, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़नी पड़ जाएगी। तो हम तो चाहते हैं जब तक जीवित रहें तब तक ये लिपि ना पढ़ी जा सके, इतने में काम चल रहा है, भगवान करे चलता रहे, ठीक है ना। और आगे फ्यूचर में जब बच्चे अच्छे पैदा होंगे तो पढ़ ली जाए, ठीक है। चलिए, अरे हम तो कहते हैं अशोक की जो अभिलेख थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने फालतू में पढ़ लिए, है ना, वरना वो भी बच जाते हैं हमसे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो सिंधु सभ्यता 2350 बीसी से 1750 बीसी तक चली, है ना, लगभग 600 वर्षों का इतिहास पढ़ना हमको यहाँ पर। इतनी बातें आपको समझ में आई, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं कि जो इसकी भाषा है वो क्या है, इसकी जो भाषा है वो है भाव चित्रात्मक। इसकी जो भाषा है वो क्या है, भाव चित्रात्मक। लेकिन जो लिपि है वो क्या है, अज्ञात। लिपि क्या है भैया, इसकी लिपि क्या हो गई, अज्ञात हो गई, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत है, इतने में कोई समस्या नहीं। इतने से ही आपका पेपर समझ में आ जाएगा, इतने में से ही आपका पेपर फंसने की संभावना है, ठीक है। मृदभान वगैरह जो है वो आपके पेपर में नहीं आएंगे, है ना। मृदभान कैसे होते थे, है ना, सेल खड़ी की मुहर क्या होती थी, सेल खड़ी क्या होता है, इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए तो मृदभान के 2 रंग थे बर्तन के, लाल और काला, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, है ना, कि अब कहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, कहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ और कौन सा नगर किस नदी के किनारे बना है, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बना है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक सूत्र याद कर लो, कम आलू मोहे आम साम पाम साम। कम आलू मोहे आम साम पाम साम, कम आलू मोहे आम साम पाम साम, कम आलू मोहे आम साम पाम साम। इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, मेरे साथ बस बोलते रहिएगा। कहाँ से की नर्तकी, जितना माँ लिखा है वो माँ वाला जो शब्द है वो आंसर क्या है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। कहाँ से की नर्तकी कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो से मिली, है ना। मैं आप इसे यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बस आपको हमारे साथ चलते रहना है। कहाँ से की नर्तकी, माँ से मोहनजोदाड़ो। आ से अग्निवेदियाँ, ला से लोथल, अग्निवेदियाँ जानते हो, हवन कुंड, है ना। आ से अग्निवेदियाँ, ला से लोथल, माँ से मातृ देवी की मूर्ति, हा से हड़प्पा, हा से अन्नागार, माँ से मोहनजोदाड़ो, शा से शिव जी की मूर्ति, माँ से मोहनजोदाड़ो, पा से पुजारी की मूर्ति, मोहनजोदाड़ो, सा से सूती वस्त्र, मोहनजोदाड़ो, और सा से स्नानागार, मोहनजोदाड़ो। फिर मैं एक बार समझाता हूँ क्या, कहाँ से की नर्तकी, कहाँ से की नर्तकी, माँ से मोहनजोदाड़ो, हा से अग्निवेदियाँ, ला से लोथल, माँ से मातृ देवी की मूर्ति, हा से हड़प्पा, आ से अन्नागार, माँ से मोहनजोदाड़ो, शाह से शिव जी की मूर्ति, माँ से मोहनजोदाड़ो, पा से पुजारी का सिर या पुजारी की मूर्ति, एक हाथ उनका टूटा हुआ है और यहाँ पे चोट लगी हुई है। इतना डीपली नहीं जाना, छोड़ दो यार। देखो तो कहाँ से नर्तकी, माँ से मोहनजोदाड़ो, आ से अग्निवेदियाँ, ला से लोथल, माँ से मातृ देवी की मूर्ति, हा से हड़प्पा, हा से अन्नागार, माँ से मोहनजोदाड़ो, सा से शिव मूर्ति, माँ से मोहनजोदाड़ो, पा से पुजारी का सिर, माँ से मोहनजोदाड़ो, सा, इस सा से 2 आएंगे, सा से स्नानागार मोहनजोदाड़ो, और सा से सूती वस्त्र मोहनजोदाड़ो। इतनी बात समझ में आई। अगला एक और सूत्र याद रखना है आपको, जब गोरी चली, जब गोरी चली, ठीक है ना। तो जा से जौ, गा से गेहूं और चा से चावल। तो जा से जौ, गा से गेहूं और चा से चावल। तो जौ के दाने कहाँ से मिले, तो बा से बनावली से मिले। बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। गा से गेहूं, रा से रंगपुर, गेहूं का दाना कहाँ से मिला, रंगपुर से मिला। चा से चावल, ला से लोथल, चा से चावल, ला से लोथल। तो चावल का दाना कहाँ से मिला, लोथल से मिला। गेहूं का दाना कहाँ से मिला, रंगपुर से मिला। जौ के दाने कहाँ से मिले, बा से बनावली से मिले। रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। अब देखो भैया, जब चावल हमको लोथल से मिले, चावल के दाने जो हमको लोथल से मिले, तो चावल पहले धान होता है, धान की कुटाई हुई तो चावल अलग हो गया, धान की भूसी अलग हो गई। जब यहाँ से देखो, ये रंगपुर भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। तो यहाँ से जब चावल कूटे गए तो हवा चली तेज से और हवा की भूसी उड़ी और भूसी उड़ के पड़ोसी के पास आ गई, ठीक है ना। याद करने की ट्रिक है क्या, यहाँ से चावल मिल गया और चावल की भूसी थी जो ऊपर आ गई। तो रंगपुर से और हमको क्या मिला, रंगपुर से हमको गेहूं का दाना मिला और चावल की भूसी मिली, और चावल की भूसी मिली,
चावल की भूसी मिली। इतनी बात आपको समझ नहीं आ रही है? इतने में कोई दिक्कत नहीं। सुरकोतदा, ये भी गुजरात में पड़ता है। सुरकोतदा, सुरकोतदा से हमको घोड़े की अस्थियां मिली हैं। घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सुरकोतदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं और यहां से अंडाकार कब्र मिली है। अंडाकार कब्र मिली है। एक है काली बंगन। एक क्या है भैया? काली बंगन। नाम से समझ में आ गया होगा। काली मतलब काला, बंगन मतलब चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियां। तो यहां से काले रंग की चूड़ियां मिली, ऊंट की हस्तियां मिली, ऊंट की हस्तियां मिली, जुते हुए खेत मिले और सजी हुई ईंटें मिली। तो 4 चीजें यहां पर रखनी है। क्या? काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी और ऊंट की अस्थियां, काले रंग की चूड़ी और ऊंट की अस्थियां। और क्या मिला? सजी हुई ईंटें, सजी हुई ईंट। अभी ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी थी? ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना 4:2:1 थी। 4:2:1 ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है किसकी? ईंट की। बहुत खतरनाक सभ्यता है भाई साहब। जब इसको आप डीपली पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सभ्यता बेकार है। क्या तुम आज तक कोई ऐसी सड़क देखे हुए हो भैया कि ऐसी सड़क आपने देखी है कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसे सीधे खड़े हो जाओ और यहाँ से यूपी में खड़े हो और बिल्कुल सीधे निकल गए एमपी पहुंच गए? कोई सड़क ऐसी देखी है? हाँ, लोग फालतू में सड़क में सांप बनाते हैं, ठीक है ना, सर्पिलाकार। लेकिन इनकी सड़क बिल्कुल सीधी चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। मतलब जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी, है ना। बहुत दिमाग है ना। लेकिन आपको अभी पेपर निकालना है, अभी हमारे साथ सीखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है। मेंस का पेपर नहीं है। इतना पेपर मिल जाए, जब एसआई में नौकरी लग जाएगी, जब सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, कांस्टेबल बन जाएंगे, तो आगे देखा जाएगा। हर हर महादेव करके, है ना, जो भी आप बोलते हो, जब धर्म के हो, है ना, सब लोग खुश रहो। आगे बढ़ते हैं। तो ईंट क्या है? ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? 4:2:1। सजी हुई ईंटें, ऊंट की अस्थियां, काले रंग की चूड़ियां और जूते हुए खेत, और जूते हुए खेत, जूते हुए खेत हमें कहां से प्राप्त हुए बेटा? तो इन सब का आंसर क्या है? काली बंगन। इतने में कोई दिक्कत है आपको? तो हमने काली बंगन देखा, सुरकोतदा देखा, हड़प्पा देखा, मोहनजोदाड़ो देख लिया, है ना। हड़प्पा से आपको 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन याद रखना है कि मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है और सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। और हड़प्पा को हम लोग ऋग्वेद की भाषा में हरियूपिया के नाम से जानते थे, ठीक है। तो इतना अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता हमारे साथ पढ़ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऋग्वैदिक इरा पे। किस पर बात करेंगे? ऋग्वैदिक इरा पे। ऋग्वैदिक इरा और उत्तर वैदिक इरा दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आने हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो को इतना रोकते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ऋग्वैदिक इरा पढ़ेंगे। थैंक यू। और हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार वीडियो आते चले जाएंगे और लगातार आप इसको देखते चले जाएंगे। और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरे 8 से 9-10 महीने हो गए हैं इस YouTube चैनल को और पहली बार मेरे मुंह से निकला है सब्सक्राइब कीजिए। मन हो तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसको पढ़ कर जाइए, पेपर निकलना जरूरी है, ठीक है ना। थैंक यू।